नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। आज बहुत ही खास और अहम दिन है। 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए और अब काफी हद तक रुझान भी समझ में आने लगा है। अब आप देख सकते हैं 638 सीटों पर ये चुनाव हुए थे और एक बात तो साफ दिख रही है कि सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के सामने बीजेपी के होती दिख रही है और इसे सेमीफाइनल भी कहा जा सकता है। 2024 लोकसभा का काफी रोमांचक मोड़ पर भी दिख रहा है और अब नतीजों में काफी उलटफेर भी होती दिख रही है। हमारे साथ हमारे कुछ वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं, संदीप कुमार, अरुण कुमार और विनय और रघुवीर। इन सबसे हम जानेंगे कि उनका आकलन क्या कहता है जो अभी तक जो नतीजे सामने आए उस पर। हालांकि बीजेपी में खुशी की लहर जरूर दिख रही है, फिर भी इलेक्शन इज नॉट ओवर टिल द वोटिंग इज कंप्लीटेड। तो सबसे पहले हम चलते हैं संदीप के पास और उनसे पूछते हैं कि उनका आकलन क्या कहता है। संदीप, आपका आकलन क्या कहता है? जैसे एक बात तो साफ है कि बीजेपी के लिए जरूर खुशी की खबर दिख रही है। एमपी में अब तो सीधे सीधे दिख रहा है कि सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नेक टू नेक फाइट चल रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो ओवरऑल अभी तक सिनेरियो है उसमें रुझान जो है वो 3 स्टेट बीजेपी के लिए बहुत ही आप कह सकते हो कि प्रॉमिसिंग है। सबसे पहला मध्य प्रदेश, जिसमें बीजेपी काफी आगे चल रही है। राजस्थान, जिसमें कहा जा रहा था कि कांटे की टक्कर है। मध्य प्रदेश में भी कांटे की टक्कर पहले से लोग कह रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़, जहां पे साफ तौर पे एग्जिट पोल में भी आया था कि वहां पे कांग्रेस लीड करेगी, कांग्रेस सरकार बनाएगी। लेकिन इन तीनों स्टेट्स के अगर आप अभी डेटा देखें तो उसमें बीजेपी अपर हैंड है। तो एकमात्र ऐसा तेलंगाना स्टेट है जहां पे कांग्रेस जो है वो बढ़त बनाए हुए दिख रही है। तो ओवरऑल अगर हम 4 स्टेट की बात करें तो 3 में बीजेपी, 1 में कांग्रेस। मणिपुर का चूंकि आज काउंटिंग रुक गया तो कल काउंटिंग होगा, तो आज उसको हम मणिपुर को नहीं गिनेंगे। लेकिन अभी जो सेमीफाइनल आप कह सकते हो, जो 2024 लोकसभा का सेमीफाइनल है, क्योंकि ये चारों स्टेट बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें 4 में से 3 बीजेपी, 1 कांग्रेस। फिलहाल रुझान तो यही दिखा रहे हैं। तो जो रिजल्ट आप देख रहे हैं, आपके लिए कितना आश्चर्यजनक है ये? देखिए, जो बीजेपी का मध्य प्रदेश में बढ़त दिखाया गया था शुरुआती, जो अगर हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, हम सिलसिलेवार स्टेट की बात करते हैं, मैं राजस्थान की बात करता हूं, तो राजस्थान में ये पहली बार ऐसा हुआ था कि बीजेपी ने पिछले 30 साल में कोई सीएम कैंडिडेट, कोई फेस अपना नहीं उतारा। हमेशा बीजेपी जब भी चुनाव लड़ती है तो अपना एक सीएम फेस देती है, उसके ऊपर चुनाव लड़ा जाता है। इस बार वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं हाशिए पे थी, आप कह सकते हो। उतना प्रोमिनेंसी उनको नहीं मिली है। दूसरे जो नेता हैं वो उभर के सामने आए हैं, चाहे आप रानी दिया सिंह को देखो या राज्यवर्धन राठौर जो हैं, इन दोनों को भी चुनाव लड़ाया गया है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस का राजस्थान में माना जा रहा था कि कांटे की टक्कर होगी और हो सकता है कि पहली बार गहलोत रिपीट करें, यानी कोई सरकार रिपीट करेगी राजस्थान में, तो ये बहुत बढ़ चढ़ के बातें की जा रही थी। लेकिन अल्टीमेटली जो है, जो अभी रुझान दिख रहे हैं, वो साफ तौर पे बीजेपी यहाँ पे आगे आ रही है। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि अगर मान लीजिए बीजेपी जीत जाती है तो फिर राज्य में सीएम कौन बनेगा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि संदीप, राजस्थान में अगर थोड़ा सा हम और आपसे जाने तो क्या एक्स फैक्टर रहा, क्या काम किया? क्योंकि पहले लग रहा था कि वसुंधरा थोड़ी डिसग्रंटल्ड थी तो उसका नुकसान होगा, लेकिन क्या मोदी का चेहरा इसमें बहुत बड़ा काम आया? और क्या ये भी बात सही है कि जैसे 93 के बाद कोई भी सरकार 5 साल से ज्यादा कंटिन्यू की, तो क्या इस बार भी वो रिवाज चलता नजर आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी ने चुनाव लड़ा है, अगर हम सारे स्टेट्स की बात करें तो मोदी के नाम पे लड़ा है। या वो छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो या तेलंगाना हो, हर जगह इन्होंने मोदी को चेहरा बनाया है और मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा गया है। रही दूसरी बात कि क्या फैक्टर रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि अशोक गहलोत ने कुछ बड़े दांव चले थे इस बार चुनाव के पहले, और उनको ये लग रहा था, कई योजनाएं उन्होंने शुरू की थी, उन्हें लग रहा था कि ये अपर फैक्टर है, और वो बढ़ चढ़कर बोल भी रहे थे कि ये पहली बार होगा जब हम रिपीट होगी राजस्थान में सरकार। लेकिन ये बातें बढ़ चढ़ के बोली जाती थी। ये रुझान जो है वो उस ओर नहीं दिख रहा है। आगे अब क्या स्थिति पलटती है या यही सस्टेन करते हैं, बीजेपी यही सस्टेन करती है, ये तो अभी तो 1-2 घंटे में पता चल जाएगा। तो आपको क्या लगता है अशोक गहलोत जैसे बड़े नेता के खिलाफ क्या गया?
एक लाल डायरी का लास्ट में एक लाल डायरी आई थी जिसपे बहुत चर्चा हुई। उस पे कहा जा रहा था कि इनके मंत्रियों का नाम है, बहुत सारे लोगों का इसमें कांग्रेस के लोगों का नाम है। खुद प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पे काफ़ी बातें बोली थी, बोला था कि एक ऐसा पिटारा है जो खुल जाएगा तो सब कई बड़े नाम एक्सपोज हो जाएंगे। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं फैक्टर रही है। दूसरी बात क्या है कि जो बीजेपी मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रही थी, वो यहाँ पे अभी रुझान देख के तो यही लग रहा है कि वो फैक्टर काम कर गया है। सचिन पायलट के बारे में क्या कहेंगे? सचिन पायलट भी पूरे दम खम के साथ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें भी ये एक आप कह सकते हो कि चीज थी कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, क्योंकि अशोक गहलोत पहले ही बोल चुके थे कि चीफ मिनिस्टर के नाम पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है, यानी कि वो अपना चेहरा प्रोजेक्ट कर रहे थे। साफ तौर पे वो नहीं बोल रहे थे, उनसे पूछा जा रहा था कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट, इन दोनों की आपसी तकरार छुपी बात नहीं है, लेकिन दोनों ही एक ही टर्फ पे खेल रहे थे। उनका यही कहना था कि जीतने के बाद जो विधायक दल फैसला करेगा, आला कमान फैसला करेगा, वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। दूसरी तरफ की अशोक गहलोत ने एक साथ में ये भी बात जोड़ी कि जो मांगता है चीफ मिनिस्टर वो कभी नहीं बनता है। इसलिए इस बार उन्होंने दावा नहीं किया कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, लेकिन बातों बातों में कहते रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर के चेहरे पे ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाता है और लड़ा जा रहा है। चलिए, अभी बहुत सारी बातें, क्योंकि अभी तो नतीजे आने शुरू हुए हैं। एक हद तक रुझान तो समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एक ऐसा खेल है कि लास्ट बॉल पे कब छक्का लग जाता है और पता नहीं चलता। तो हम आपके पास फिर आएंगे। फिलहाल हम चलते हैं रघुवीर जी के पास, जो हमको बताएंगे एमपी का हाल, कि वहां पर तो अब एक तरह से स्थिति साफ होती दिख रही है। बीजेपी का पलड़ा भारी है, बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है। रघुवीर जी, आपने देखा चुनावी नतीजे, क्या कहेंगे? जी, आप 24 का सेमीफाइनल लाइव कर रही हैं, और अगर ये सेमीफाइनल रिफ्लेक्ट होता है 24 के फाइनल में, तो लग रहा है कि मोदी फैक्टर अभी कायम है देश में। जो 4 राज्यों के नतीजे आ रहे हैं उसमें 3-1 से बीजेपी आगे दिख रही है अभी तक। मध्य प्रदेश, राजस्थान में तो क्लियर कट दिख रही है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी बहुत आगे चल रही है। जहाँ तक आप और मणिपुर नहीं, मिजोरम में आज नतीजे नहीं आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे आ रहे हैं, खासकर चौंकाने वाले बीजेपी के लिए। बीजेपी 7 जो रीजन है वहाँ के 7 क्षेत्रीय इलाके हैं, वहाँ बीजेपी आगे चल रही है। और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के जो बड़े बड़े दिग्गज थे, जो दावा कर रहे थे कि इस चुनाव में तो वो बीजेपी को धूल चटा देंगे, दिग्विजय सिंह के भाई और बेटे दोनों हारते दिख रहे हैं शुरुआती रुझानों में। कमलनाथ जो छिंदवाड़ा से 9 बार सांसद रहे हैं, और उनका कोई बड़ा से बड़ा दिग्गज उनको मतलब उनके आसपास भी नहीं रह पाता था। शुरुआत में वो शुरुआती रुझान में पीछे हो गए थे, हालांकि अभी आगे चल रहे हैं 11:30-12 बजे के आसपास। तो अगर कमलनाथ, मतलब संकेत ये है कि अगर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे लोगों की सीटें फंस रही हैं या उनके रिश्तेदारों की सीटें फंस रही हैं, तो ये शिवराज और मोदी फैक्टर की बड़ी जीत है। नहीं तो क्या आपको लगता था कि इतना एक तरह से अभी तक के जो नतीजों की बात करें तो क्लीन स्वीप दिख रहा है, मतलब बीजेपी काफी ज्यादा बढ़त से आगे दिख रही है। आपको क्या लगता है डिसाइडिंग फैक्टर क्या रहा? क्या महिलाओं का वोट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस पूरी चीज में? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। कमलनाथ और कांग्रेस के नेता बड़े बड़े दावा कर रहे थे। इस बार कमलनाथ ने अपने दम पे चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने उनको पूरी आज़ादी दी, कमलनाथ ने जो चाहा वो किया। लेकिन बीजेपी में थोड़ा सा असमंजस था शुरुआत में कि मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ना है या शिवराज के चेहरे पे चुनाव लड़ना है। फिर हालांकि आलाकमान ने फैसला किया और 5 केंद्रीय मंत्रियों को समेत 7 सांसदों को चुनाव में उतारा, और उसका नतीजा दिख रहा है। उसका नतीजा दिख रहा है कि अभी तक जो रुझान आए हैं उसमें कांग्रेस और कमलनाथ बीजेपी के आधे पर भी नहीं है। मतलब बीजेपी 290 सीटों में से बीजेपी 150 के ऊपर चल रही है और कांग्रेस 70-75 के आसपास है। तो ये बीजेपी की बड़ी जीत कही जा सकती है। बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ा गया इस बार, तो आपको क्या लगता है इस पूरी चीज में डिसाइडिंग फैक्टर क्या हो सकता है, क्या होगा? मध्य प्रदेश में 2 चीज़ें डिसाइडिंग फैक्टर दिख रही हैं अभी तक जो रही हैं। एक मोदी का चेहरा, मोदी का करिश्मा, और दूसरा शिवराज की योजना है, खासकर उनकी लाडली बहना योजना।
शिवराज ने अभी पूरे नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया है, बाइट आ गई है, चल रही है सारे चैनलों पे, कि ये लाडली बहनों की जीत है, ये महिलाओं की जीत है। मतलब चलिए, अभी ये शुरुआती दौर है तो हम लोग फिर वापस आएंगे और बहुत सारे सवाल बनते हैं, लेकिन फिलहाल हम चलते हैं छत्तीसगढ़ की ओर, जिसके बारे में बताएंगे हमारे सहयोगी अरुण। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे अरुण आ रहे हैं छत्तीसगढ़ से, क्या कहेंगे आप? एक्सपेक्ट किया था आपने ये? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो नतीजा आया है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने पहले से प्रेडिक्ट किया था कि बीजेपी वहां जीत रही है। उसकी कई वजहें हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो पहले ये देखिए, 50 से ज़्यादा सीटें, जहां पहले कहा जा रहा था कि 50 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस क्लेम कर रही थी लगातार कि हम लोग पूर्ण बहुमत से यहाँ सरकार बनाने वाले हैं, लेकिन देखा जाए तो 50 से ज़्यादा सीटों पर जो रुझान आ रहा वो बीजेपी का आ रहा। कांग्रेस काफ़ी पीछे छूटती जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने यहाँ फेरबदल बहुत बड़ा किया है और हो सकता है 2 घंटे में पिक्चर भी काफ़ी क्लियर हो जाएगी। लेकिन बात की जाए कि ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो समझ में आ रहा है वो है भ्रष्टाचार का मुद्दा, और बीजेपी ने इसको भलीभांति से समझा और आखिरी मौके पर एक जो खेल सामने दिखा महादेव ऐप का, उसमें सीधा सीधा मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया गया। 500 कुछ करोड़ रुपए जो लेने की बात कही गई है, वो आरोप बहुत बड़ा आरोप था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो वहाँ पर सरकारी नौकरियों में जो घोटालों की बात आई, उसकी जांच हुई। उस जांच में ये सामने आया कि उसमें ज़्यादातर जो सरकार में शामिल नेता या मंत्री हैं, उनके बच्चों की भर्तियां हुई हैं, सरकारी अफसरों के बच्चों की भर्तियां हुई हैं। इसके वजह से वहाँ का पूरा यूथ उनसे काफ़ी नाराज़ चल रहा था, जिसके वजह से ये फेरबदल सामने आया है। अरुण, जैसा आप कह रहे हैं, आपने तो पहले से एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा होगा, लेकिन फिर भी इस तरह के नतीजे तो शायद मतलब कोई सोच नहीं पा रहा था। एक समय था जब बीजेपी के लिए ये टफ ग्राउंड माना जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि सबसे मुश्किल जगह है छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए। लेकिन क्या आपको लगता है एक्स फैक्टर रहा, क्या टर्निंग पॉइंट रहा जिससे कि आज बीजेपी इस स्थिति में नजर आ रही है? देखिए, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो भ्रष्टाचार का मुद्दा। जो बीजेपी, अगर आप देखिए तो जिन स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ पर वो भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे ज़्यादा सामने लेके आ रही है। राजस्थान की बात कीजिए तो राजस्थान में देखिए लाल डायरी सामने आ गई चुनाव के टाइम पर, वहाँ पर एक भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा सामने आ गया। इसके बाद अब यहाँ बात करिए तो महादेव ऐप का मुद्दा आ गया, जिसमें सीधा सीधा आरोप मुख्यमंत्री के ऊपर। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, ईडी का काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो जो इस्तेमाल हुआ है, जिस तरीके से जांचें हुई हैं, उसमें जिस तरीके से उन राज्यों में खासतौर पे जिसमें कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर जो इस तरीके के भ्रष्टाचार के मुद्दे सामने आए हैं, उसको भुनाने में कामयाब हुई है बीजेपी। यानी आप कह सकते हैं कि महादेव ऐप की टाइमिंग सही थी। बिल्कुल, एकदम सही कह रही हैं, ये बिल्कुल सही टाइमिंग थी। और जो वोटिंग होने वाली थी उसके 2 दिन पहले जिस तरीके से वो ऐप का जो खुलासा हुआ और जिसमें भूपेंद्र बघेल के खिलाफ ये पूरा मामला सामने आ गया, तो वो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। और एक वो जो मैसेजिंग जानी चाहिए थी वोटर्स के बीच में, वो क्लियर कट गई है। चलिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब तक काउंटिंग पूरी नहीं हो जाती तब तक तो नतीजे के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, तो हम लोग फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम तेलंगाना का भी हाल ले लेते हैं। विनय हमारे साथ हैं, विनय से पूछते हैं, तेलंगाना में तो कांग्रेस आती नजर आ रही है, क्या कहेंगे आप? मुक्ता जी, मुझे लगता है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा काम किया राहुल गांधी का? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी पूरे देश भर में, उसका तेलंगाना में बहुत बड़ा असर दिख रहा है मुक्ता जी। क्योंकि आप देखिए कि 60 से ज़्यादा सीटों के साथ सरकार बनाती दिख रही है कांग्रेस, जहाँ पे बीआरएस का इन्होंने एक छत्र राज तोड़ती दिख रही है कांग्रेस। क्योंकि आप देखिए 10 साल से वहाँ बीआरएस पार्टी के जो केसीआर हैं वो 10 साल से सत्ता में है, तीसरी बार उनका हैट्रिक का सपना टूटता दिख रहा है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो एक्स फैक्टर है राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली देश भर में, उसने एक्स फैक्टर का काम किया है तेलंगाना में। इसके अलावा और अगर 4 फैक्टर की हम बात करें तो बीआरएस के जो बड़े बड़े नेता थे चुनाव के समय, वो कांग्रेस में शामिल हुए। राहुल गांधी उसमें सक्सेसफुल रहे, उन्होंने कई बीआरएस के नेताओं को कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तीसरा बड़ा फैक्टर ये है कि राहुल गांधी ने करप्शन के मुद्दे पे केसीआर को घेरा, तो उसने काम किया, उन्होंने ताबड़तोड़ हमले बोले। चौथा फैक्टर मैं ये कहूँगा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने गांधी फैमिली के इमोशन से लोगों को जोड़ा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपनी चुनावी रैलियों में कहते रहे कि उनकी जो माँ है सोनिया गांधी,
उनका गहरा लगाव रहा है तेलंगाना से। इसके अलावा राहुल गांधी ने ये भी कहा अपनी रैलियों में कि जो दादी हैं इंदिरा गांधी, उनका तेलंगाना से बहुत पुराना नाता रहा है। ये 4 फैक्टर मैंने आपको बताया। एक 5वां फैक्टर भी है इसमें रेवंत रेड्डी का। रेवंत रेड्डी वो हैं जिन्होंने केसीआर के खिलाफ कामारेड्डी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। दोनों ने, केसीआर ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा है और जो रेवंत रेड्डी हैं जो तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं इस समय। और इसमें मजे की बात यह है कि रेवंत रेड्डी जो है वो लोकसभा के सांसद हैं मल्काजगिरी से। तो लोकसभा सांसद के होते हुए उन्होंने केसीआर के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा, 2 सीटों से वो भी चुनाव लड़े, केसीआर को उन्होंने तगड़ी टक्कर दी है। तो रेवंत रेड्डी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तेलंगाना में कांग्रेस जो आ रही है, सरकार बनाती दिख रही है। अगर रुझान देखें तो 65 से ज़्यादा सीटों के साथ कांग्रेस तेलंगाना में सरकार बनाती दिख रही है। और एक मजे की बात यह भी है कि एग्जिट पोल जो आए थे उसमें भी उसके आने के बाद कांग्रेस ने दावा किया था कि 70 से ज़्यादा सीटों के साथ हम तेलंगाना में सरकार बनाएंगे। तो तेलंगाना के जो चुनाव नतीजे सामने आ रहे हैं रुझानों में, वो बहुत चौंकाने वाले हैं मुक्ता जी। तो ये राहुल गांधी इफेक्ट साफ साफ नजर आ रहा है। तो विनय, जैसे हम लोग देख रहे हैं नतीजे अभी तक जो आए हैं वो आपके सामने दिख रहे हैं और 3:1 का रेशियो दिख रहा है। 3 जगह पर बीजेपी आगे दिख रही है और 1 जगह कांग्रेस है। तो चलिए फिलहाल हम लोग इस चर्चा को यहीं पे रैप अप करते हैं। हम लोग फिर वापस आएंगे, शायद जब तक वापस आए तब तक काफी हद तक नतीजे क्लियर हो चुके हैं कि कौन किसका पलड़ा भारी है, किसके सर पे होगा ताज, ये साफ दिखने लगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। हम फिर वापस आएंगे चुनावी अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।